जैंगी अपने आप को रोक नहीं पाया और बोल पड़ा, ये 10 पावरफुल म्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे। जो म्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशन लिन हाई सिटी जाने की हिम्मत करते हैं वो वीक नहीं होते। हालांकि जैंगी को पता था कि लिन हाई सिटी खतरे में है। उसे ये नहीं लगा था कि वो सब 3 दिन के अंदर मार दिए जाएंगे। इक्लिप्स मून, ये ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ सच में इतनी स्ट्रॉन्ग है? जू जंग ने कहा, अगली बार हम एक और ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम बनाएंगे जो इन रोनिन से डील करेगी। उस टाइम पे एक इन्वेस्टिगेशन टीम लीड करेगी और तुम्हें मदद करनी होगी। जैंगी ने गहरी सांस ली और फिर फर्म एटीट्यूड के साथ बोला, मैं समझ गया, मैं जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करूंगा। इस बात को सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जापान का रोनिन ऑर्गेनाइजेशन इस जमीन से मिटा देना होगा, वरना पूरे रिवर साउथ डोमेन की इज्जत जाएगी। जैंगी शायद कॉशियस था, लेकिन उसमें अपनी इज्जत का एक बेसिक सेंस था। वो पहले इसीलिए नहीं गया था क्योंकि उसे लगा था कि रिवर साउथ डोमेन को सेटल किया जा सकता है और ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा था। पर अब सिचुएशन उसके सोच से काफी ज्यादा सीरियस हो गई थी, इसीलिए उसने वहां जाना जरूरी समझा और अपनी मदद देना भी। जैंगी ने ब्लिज़र्ड सिटी जाने का डिसाइड किया बिना ज्यादा सोच विचार के। अगर इस मामले में उसकी स्ट्रेंथ की जरूरत थी तो वो उसे दूर नहीं रहना चाहता था। कम से कम अपनी सेफ्टी इंश्योर करते हुए उसे ये शांति मिलती कि वो रोनिन पूरी तरह से मिटा दिए गए हैं, वरना आगे चल के ये जमीन कभी भी शांति से नहीं रहेगी। पहली बैच के बाद दूसरी और तीसरी बैच भी जरूर आएगी। अगर कोई गैप छोड़ा गया तो जो सराउंडिंग फोर्सेस हैं और जो कंटिनेंट के रिसोर्सेस को ले जाना चाहते हैं वो भी लंगूर की तरह चढ़ जाएंगे। चाहे ग्रेटर गुड के बारे में सोचे या अपने पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से, उसे जाना जरूरी था। जू जंग ने जैंगी से ये नहीं कहा कि वो हेवनली सी सिटी के सारे इलाइट्स को ले आए, क्योंकि हर सिटी को अपने डिफेंस के लिए कुछ फोर्सेस छोड़नी होती हैं। पर फिर जैंगी ने डिसाइड किया कि वो कुछ लोग अपने साथ ले जाएगा सेफ्टी के लिए, ताकि कोई भी सिचुएशन हो अपने लोग उसे मदद कर सकें। तो उसने शेल्टर में सबको बुलाया और कहा, 12 आउटर सिटीज के 10 म्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को इक्लिप्स टीम द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। अब रिवर साउथ डोमेन ने मुझे बुलाया है और मैं 2 लोग अपने साथ ले जाने का सोच रहा हूँ। जैंगी ने लियांग यू की तरफ इशारा किया। लियांग यू को देखकर कोई भी सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि अभी के शेल्टर में लियांग यू जैंगी के बाद दूसरी मोस्ट पावरफुल फाइटर है। हालांकि उसका एबिलिटी एक ऑर्डिनरी स्ट्रेंथनिंग सिस्टम है, लेकिन वो एक पावरफुल मार्शल आर्ट्स मास्टर है, इसीलिए उसकी कॉम्बैट पावर बहुत अच्छी है। जब सब लोग ये सोच रहे थे कि दूसरा कैंडिडेट कौन होगा, जैंगी ने फ्लावर को उठाया और बोला, दूसरा ऑब्वियसली फ्लावर होगी। ये अनएक्सपेक्टेड था पर रीजनेबल भी था। फ्लावर की कॉम्बैट पावर शायद लियांग यू से ज़्यादा फर्क नहीं रखती। अंकल यू ने अपना चेहरा थोड़ा उदास बनाते हुए अपनी नाक की तरफ इशारा किया और बोला, जैंगी, हमारे बारे में क्या? तुम हमें यहीं छोड़कर अकेला डेंजर का सामना करने जा रहे हो? ये हमारे देश की इज्जत का मामला है। एक वेटरन के रूप में मैं बस चुप नहीं बैठ सकता। फैटी शू थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया, फिर अपना हाथ घुमाकर बोला, हमने पहले भी सारे प्रॉब्लम्स मिल के सामना किया है और हम इस बार भी तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। जैंगी ने फ्लावर के सॉफ्ट फर को थामा और एक जेंटल स्माइल के साथ बोला, तुम्हारा इरादा अच्छा है, पर ये एक वॉर है, कोई ब्रदरहुड का गेम नहीं। जो 10 म्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशंस पहले राउंड में भेजे गए थे, उनका स्ट्रेंथ हेवनली सी सिटी के बेस फोर्सेस से ज्यादा मिलता जुलता था। उनके लीडर्स सब डेल्टा लेवल म्यूटेंट्स थे। इतनी बड़ी लाइनअप के बाद भी रोनिन ने उनको मार दिया। तुम्हें लगता है तुम वो जापानीज लोगों को हरा पाओगे? जैंगी की नज़र
अंकल यू और बाकी लोगों पर थी। अंकल यू का चेहरा थोड़ा उदास था क्योंकि उसकी एबिलिटी सिर्फ लेवल 3 गामा लेवल तक थी और पहले के बैटल्स में वो बस मीट शील्ड बन गया था। लेकिन जैसे जैसे जैंगी की स्ट्रेंथ बढ़ती गई, लियांग यू और फ्लावर भी रैपिडली ग्रो कर रहे थे। इस वजह से अंकल यू को अपने रोल में छोटा महसूस हो रहा था, जो उन्हें थोड़ा गिल्टी बना रहा था। फैटी शू को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यूजुअली हर्टलेस था और ज़्यादा बैटलफील्ड पे सिचुएशन को कंट्रोल करता था। अगर उसे लड़ने की ज़रूरत नहीं होती तो वो खुश रहता था। वैसे भी उसने अपना पार्ट पूरा कर दिया था। फिर अंकल यू ने कहा, अगर तुम मुझे लड़ने नहीं देना चाहते तो मैं नहीं जाऊंगा। जैंगी ने अंकल यू की डिसअपॉइंटमेंट देखी, थोड़ा सोचा, फिर अपने शब्दों को बदल दिया। इस बार हम बस लिन हाई सिटी की सिचुएशन समझने जा रहे हैं। अगर ज़रूरत हुई तो मैं तुम्हें बुलाकर मदद के लिए भेज दूंगा। जैंगी सच में ये प्लान कर रहा था क्योंकि 3 बड़े बेसिस के लोग अभी भी जिंदा थे और उनमें से कुछ पावरफुल म्यूटेंट्स भी थे, जैसे शिंगटियान और जियाओहोंगलियान, दोनों डेल्टा लेवल तक के म्यूटेंट्स थे। पर अगर ज़रूरत थी तो वो इन दोनों को हेवनली सी सिटी में रखना चाहता था ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। लेकिन अंकल यू को कंफर्ट देना ज़रूरी था और ज़्यादा शब्दों की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि एडल्ट मैन के बीच ज़्यादा कंफर्ट देने से उनका सेल्फ स्टीम खराब होता है। अंकल यू की आंखों में चमक थी। अच्छा, जब वक्त आए तो मुझे बुला लेना। जैंगी ने हल्के से मुस्कान दिया। बिल्कुल, ये ऑपरेशन मुझे काफ़ी डेंजरस लगता है। जोकीर ने जैंगी के पास बैठकर अपनी आंखों की भरी हुई अदाओं के साथ पूछा, क्या इस बार के अपोनेंट्स इतने खतरनाक हैं? क्या तुमने नहीं कहा था कि उनके पास बस 13 लोग हैं? जैंगी ने अपना सर हिलाया और जवाब दिया, मुझे उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो नेचुरली बात करना मुश्किल है। पर मुझे यकीन है कि इस बैटल के बाद रिवरसाउथ डोमेन उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेगा। जब तुम वहां जाओगे तुम्हें सब पता चल जाएगा। यांगमी ने अपने आर्म्स को टाइट किया और अपनी सॉफ्ट बॉडी को उसके साथ लगा लिया और धीरे से शाय करते हुए बोला, फिर से वॉर पे जाना पड़ रहा है। मैं सच में वरीड हूँ कि कुछ हो न जाए तुम्हारे साथ। अब जैंगी सबके लिए शेल्टर में बैकबोन बन गया था। उनके साथ रहकर सबका लाइफ स्टेबल हो गया था और कोई भी नहीं चाहता था उसे कुछ हो जाए। जैंगी ने हल्की सी मुस्कान दी, उसका हाथ उसकी सॉफ्ट वेस्ट पर रखा और उसकी खूबसूरत फिगर को महसूस किया। उसके सुपर पावर्स अवेकन होने के बाद उसने अपनी डॉक्टर की एबिलिटी से अपना बॉडी ट्रांसफॉर्म कर लिया था, जिससे उसका फिगर गोल्डन रेशियो तक पहुंच गया था और उसका टच अमेजिंग था। चिंता मत करो, मुझे पता है क्या करना है। मेरा एक लाइफ प्रिंसिपल है, अगर मैं अमीर हूँ तो दुनिया की मदद करो, अगर मैं गरीब हूँ तो अपना ध्यान रखो। जब वक्त आएगा मैं अपनी सेफ्टी पहले इंश्योर करूँगा और हीरो बनने का सोचूंगा नहीं। और इस बार रिवरसाउथ डोमेन ही रिस्पॉन्सिबल है। इन्वेस्टिगेशन टीम ज़रूर मेन फोर्स होगी, हम सिर्फ कोऑपरेटिव रोल प्ले कर रहे हैं, तो तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। जैंगी ने उसके सर पर अपना हाथ रखा और बोला, मैं रखूंगा। थोड़ी देर बाद जैंगी ने अपनी जर्नी का प्लान बनाया और बोला, अच्छा, मैं घर तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। अंकल यू ने बोला, फिक्र मत करो, फैटी शू और मैं यहाँ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब दोनों शेल्टर से निकल रहे थे, लियांग यू ने जैंगी के प्रोफाइल को बार बार देखा। लग रहा था वो कुछ कहना चाहती है। जैंगी ने नेचुरली उसकी एबनॉर्मलिटी फील की और हल्के से बोला, क्या तुम्हें कुछ कहना है तो बस कह दो। लियांग यू ने थोड़ा घबराकर पूछा, जैंगी, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब हमारे आसपास के लोग तुम्हारे लिए बेकार हो जाएंगे और तुम हमें छोड़ दोगे? जैंगी ने उस मोमेंट पे कुछ नहीं बोला और स्नोमोबाइल में बैठ गया। लियांग यू का सवाल इस बार बेकार नहीं था। जैंगी ने सिर्फ उसको और फ्लावर को ब्लिजर्ड सिटी ले जाने का फैसला किया, पर अंकल यू और दूसरे लोगों को नहीं। जोकीर और लू कैरन को समझाना आसान था क्योंकि वो ऑक्सिलरी म्यूटेंट्स थे, लेकिन अंकल यू और
शू चुनले का क्या, दोनों कॉम्बैट म्यूटेंट्स थे। जैंगी उनको अपने साथ क्यों नहीं ले गया? सिर्फ एक वजह थी, उनका कॉम्बैट पावर अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जो बैटल्स में जैंगी अब पार्टिसिपेट कर रहा है। इसीलिए लियांग यू को, जो टीम का हिस्सा थी, थोड़ा चिंता हो रहा था। लियांग यू का सवाल सुन के जैंगी के चेहरे पर एक प्लेफुल स्माइल थी। उसने डायरेक्टली आंसर नहीं दिया, बल्कि बोला, टीचर लियांग, क्या तुम्हें लगता है कि मैं वो टाइप का इंसान हूँ जो अपनी टीम को कंटिन्यूअसली बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और एक स्ट्रॉन्ग फोर्स बना रहा है? लियांग यू ने आंखें झुका के बोला, नहीं। जैंगी ने फिर डिसिसिव जवाब दिया, बिल्कुल सही। सच कहूँ तो दुनिया के एंड से लेकर अब तक हमारी टीम का साइज बढ़ रहा है, लेकिन मैंने कभी प्लान नहीं किया था कोई बड़ी फोर्स बनाने का और दुनिया के एंड को डोमिनेट करने का। उसने लियांग यू को देखा, अगर मैं चाहता तो मैं हेवनली सी सिटी के सभी फोर्सेस को इंटीग्रेट कर सकता था। तुम्हें क्या लगता है मैंने ये किया? लियांग यू ने थोड़ा सोचने की वजह से आंखें बंद कर ली और बोला, तुमने सच में ये नहीं किया। चाहे तुमने 3 बड़े बेसेस के लोगों को अपने अंडर लिया हो, लेकिन तुमने कभी उनको मैनेज करने का नहीं सोचा। जैंगी ने कामली जवाब दिया, जब दुनिया का एंड आया था मैं बस टैलेंट्स को गैदर कर रहा था, क्योंकि मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोई एबिलिटी नहीं थी। सब लोग साथ में रह के जिंदा रहते थे। उस वक्त मेरा क्राइटेरिया टीम मेंबर्स को सेलेक्ट करते वक्त काफ़ी सेल्फिश था, पर अब सबसे मुश्किल वक्त गुजर चुका है और तुम और मैं अब बस एक दूसरे को यूज़ नहीं कर रहे। जैंगी ने लियांग यू की तरफ देखा और उसके चेहरे पे प्यार भरी नजर दी। अब हम एक फैमिली हैं। कैसे कोई ऐसे फैमिली मेंबर को इग्नोर कर सकता है जो कम यूजफुल हो? अगर तुम कुछ नहीं भी कर पाओ, तुम मेरे साथ रहोगे तो बस वही काफ़ी है। जैंगी की आंखों में सच्चाई थी जो लियांग यू को थोड़ा गुस्सा महसूस करवा रही थी। उसे सुकून मिला। उसने अपनी हाँ में सर हिलाया और बोला, ये अच्छा है। वैसे मैं भी सबको अपनी फैमिली ही समझती हूँ। मुझे उम्मीद है कि हम सब दुनिया के एंड में अच्छा जिएंगे। जैंगी ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया, बिल्कुल सही। इसीलिए तुम्हें आगे से ऐसे थॉट्स नहीं रखने चाहिए। फैमिली एक दूसरे पर डाउट नहीं कर सकती। लियांग यू थोड़ा शर्मिंदा होकर अपना सर नीचे कर लिया। मैं ज़्यादा सोच रही थी, माफ़ करना। जैंगी ने सोचा, मैं असली में शैतान नहीं हूँ। जैंगी अपने आप को एक नॉर्मल इंसान समझता था। वो ना ज़्यादा दयालु था, ना ही उसके अंदर कोई बड़ी बुराई थी। उसका बस एक ही गोल था, दुनिया के एंड में पीसफुली जीना। अगर कुछ और चाहिए था तो वो बस कुछ कंपेनियंस चाहता था जो उसे थोड़ा वार्मथ दे सके। लोगों को हमेशा थोड़ी सी स्पिरिचुअल कंफर्ट की ज़रूरत होती है। इसीलिए अगर अंकल यू और उनके लोग फ्यूचर में जैंगी की वॉर्स में मदद नहीं कर पा रहे, तो जैंगी का उनके साथ सुपरफिशियल एटीट्यूड कभी नहीं बदलेगा। ऐसे वक्त में अपने साथ कुछ ट्रस्टवर्दी लोगों का होना एक प्राइसलेस चीज़ थी। जैंगी और लियांग यू श्योमेन सबवे स्टेशन पे पहुंच गए। जैंगी ने स्नोमोबाइल को रख दिया और प्लेटफॉर्म पे चला गया ताकि स्पेशल ट्रेन का इंतजार कर सके। ट्रेन टाइम पर पहुंच गई जैसे कि प्रॉमिस किया गया था। ट्रेन में वो फेमिलियर रोबोट फीमेल अटेंडेंट थी जो मुस्कुराते हुए उन्हें बैठने के लिए कह रही थी। जैंगी और लियांग यू स्पेशल ट्रेन में चले गए और फ्लावर जैसे हमेशा होता जैंगी के कंधे पर बैठ गई। इस बार क्योंकि दूसरे शहरों से लोगों को पिकअप करने की ज़रूरत नहीं थी, तो ट्रेन ब्लिज़र्ड सिटी पहुंचने में 2 घंटे से कम वक्त लगाती है। जैंगी और लियांग यू ने ट्रेन से उतर के देखा, प्लेटफॉर्म पे कुछ सोल्जर्स थे जो अपने हथियार के साथ गार्ड कर रहे थे। लेकिन जैंगी ने कुछ पुराने दोस्तों से मुलाकात की। ब्लैक रोब इन्वेस्टिगेशन टीम का अभी का कैप्टन बैली चंकिंग और पुराने दोस्त वूडी और मिंगसुयू वहां थे। तीनों अपने कैजुअल यूनिफॉर्म्स में थे। जैंगी को देख के बैली चंकिंग के चेहरे पे मुस्कुराहट थी और वूडी थोड़ा एरोगेंट दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक रिस्पेक्ट थी
जब वो जैंगी को देखता। आखिरकार लास्ट टाइम जैंगी ने उसे सीधा टक्कर दी थी और उसकी स्ट्रेंथ को सप्रेस किया था। हे जैंगी, ब्लिज़र्ड सिटी में स्वागत है। तुम बिल्कुल सही वक्त पे आए हो। बैली चंकिंग हंसते हुए आया और जैंगी को एक बेयर हग दिया। जैंगी ने हैरान होते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इन्वेस्टिगेशन टीम का कैप्टन खुद मुझे ग्रीट करने आया है। ये कैसे हुआ? जैंगी को लगा कुछ स्ट्रेंज हो रहा है। कब से मुझे इतनी इज्जत मिल रही है? बैली चंकिंग ने जैंगी को थोड़ा थोड़ा छोड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, जू जंग ने मुझे तुम्हें पिकअप करने भेजा। सच कहूँ तो मुझे थोड़ा सरप्राइज लगा कि तुमने इस ऑपरेशन में शामिल होने का फैसला किया। जैंगी समझ गया कि ये सब कुछ उनके डे सिटी म्यूटेंट अलायंस को हराने के बाद हुआ था, जो जू जंग का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था। बैली चंकिंग के शब्दों को सुन के जैंगी बस शांति से मुस्कुराया। क्या तुम्हें लगता है मैं मना कर सकता था? बैली चंकिंग के चेहरे पे स्माइल और बढ़ गई। वो अलग बात है। जू जंग ने कहा कि तुम इस बार काफी कोऑपरेटिव थे और तुरंत हाँ कह दिया। जैंगी ने गहरी सांस ली। ये कोई अजीब बात नहीं है ना? मैं भी तो फॉरेन इन्वेजन से बचने के लिए कुछ करूंगा। जैंगी समझदार था। बैली चंकिंग ने अप्रूवल के लिए सर हिलाया और फिर कहा, तुम सही कह रहे हो। ये समस्या हमने सोचा था उससे ज्यादा सीरियस है। जैंगी का चेहरा सीरियस हो गया। क्या चल रहा है? इक्लिप्स ग्रुप इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? क्या ये 10 म्यूटेंट ट्रूप्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? बैली चंकिंग ने गहरी आवाज में कहा, ये उससे भी ज्यादा सीरियस है जो तुम सोच रहे हो। तुम्हें ये भी पता चलेगा कि जब ये बात हुई थी तब जू जंग शॉक्ड हो गया था। इक्लिप्स के पावर में कुछ अजीब बात है। और फिर उसने पूछा, तुम्हें पता है उन्हें वो 10 म्यूटेंट ट्रूप्स को हैंडल करने में कितना वक्त लगा? जैंगी ने बहुत ध्यान से पूछा और बैली चंकिंग ने जवाब दिया, सिर्फ 1 घंटा। जैंगी शॉक में आ गया। क्या ये नामुमकिन है? बैली चंकिंग ने उसका शौक समझा और बोला, हाँ ये सच है। अगर जुनवू अपने सारे ब्लैक रोब टीम के मेंबर्स के साथ होता तो भी उसके लिए ये इम्पॉसिबल होता। वॉर में बहुत अनसर्टेनिटीज होती हैं। जब तुम्हें अपने दुश्मन के बारे में कुछ नहीं पता तो केयरफुली ट्रूप्स को एलोकेट करना पड़ता है। अगर ये बैटल सिर्फ ब्लैक रोब टीम और 10 म्यूटेंट टीम्स के बीच होती तो मैं कहता 10 दिन लगेंगे। और इवन अगर जुनवू साइलेंस यूज करता तो भी ये इम्पॉसिबल होता। बैली चंकिंग ने कहा, चलो चलते चलते बात करते हैं। बार में बैठकर अच्छे से बात करेंगे। जैंगी ने सीरियस होकर पूछा, तुम मुझे सीधा जू जंग से मिलाने क्यों नहीं ले जा रहे? उसने मुझे मिशन के लिए बुलाया है और तुम मुझे बाहर ले जा रहे हो। जैंगी ने सोचा कुछ तो गड़बड़ है।